कोणीय संवेग, इसके बारे में पिछली कक्षा में बताया गया था कि किसी कण के रेखीय संवेग का किसी घूर्णन अक्ष के परितः आघूर्ण उस कण का उस अक्ष के परितः कोणीय संवेग कहलाता है। इसमें हम आज कोणीय संवेग का भौतिक अर्थ और ज्यामितीय अर्थ के बारे में भी पढ़ेंगे। उससे पहले पिछली कक्षा में कोणीय संवेग के लिए सूत्र L इक्वल टू R क्रॉस P हमें प्राप्त हुआ था। यहां पर L जो है वह कोणीय संवेग है, R बिंदु O जो मूल बिंदु कहें हम, उस बिंदु से उस घूर्णन करने वाले कण जो वहां पर उस कण की स्थिति सदिश है R का मान, और P रेखीय संवेग है। अर्थात किसी कण के रेखीय संवेग का किसी घूर्णन अक्ष के परितः आघूर्ण उस अक्ष के परितः कोणीय संवेग कहलाता है। और इसका जो व्यंजक सदिशी रूप में हम लिए थे, प्राप्त हुआ था, वह ऐसा था। अब आगे कोणीय संवेग का भौतिक अर्थ देखेंगे कि इसका मतलब क्या है। कोणीय संवेग का भौतिक अर्थ। सरल रेखीय गति की बात करते हैं यदि हम, तो सरल रेखीय गति में बल लगाते हैं, उस बल के कारण वह वस्तु जो है त्वरित होने लगती है। या ऐसा कहें कि सरल रेखीय गति में किसी कण के रेखीय संवेग में परिवर्तन की दर उस पर आरोपित बल को दर्शाता है। अर्थात किसी कण की व्याख्या यदि हम सरल गति में करते हैं तो उस कण के जो रेखीय संवेग में परिवर्तन की दर है, वह दर जो है बल को दर्शा रहा है। ठीक उसी प्रकार से घूर्णी गति में कोणीय संवेग में परिवर्तन की दर बल आघूर्ण को दर्शाता है। या ऐसा कहें कि कोणीय संवेग में परिवर्तन की दर जो है वह बल आघूर्ण के बराबर होता है। अर्थात टाउ इक्वल टू dl अपॉन dt। क्या बताए इसका व्याख्या, एक बार फिर ध्यान देंगे कि रेखीय गति में जैसे dp अपॉन dt रेखीय संवेग में परिवर्तन की दर कण के रेखीय संवेग में परिवर्तन की दर उस पर आरोपित बल F को दर्शाता है। वैसे ही घूर्णी गति में कोणीय संवेग में परिवर्तन की दर अर्थात dl अपॉन dt बल आघूर्ण को दर्शाता है, अर्थात बल आघूर्ण के बराबर होता है। यहां पर टाउ जो है वो बल आघूर्ण है। बल आघूर्ण से मतलब क्या है, तो बल आघूर्ण से तात्पर्य है कि वस्तु पर जो बल आरोपित किया गया है, उस आरोपित किए गए बल का प्रभाव कितना पड़ रहा है। कोई वस्तु अगर घूर्णी गति कर रही है, जैसे मान लेते हैं ये वस्तु है, ये अक्ष है इसको हम ये बल लगा करके हम घुमा रहे हैं उसको, तो उस बल का कितना प्रभाव पड़ रहा है,
उसी प्रभाव को दर्शाता है कौन? बल आघूर्ण। बल आघूर्ण वस्तु पर आरोपित बल के घूमने के प्रभाव को बताता है। ये तो हो गया टाउ के बारे में बात। एल के बारे में चर्चा करें। एल क्या चीज है? तो एल तो कोणीय संवेग है, लेकिन उसका भौतिक अर्थ कैसे समझेंगे? तो वस्तु के घुमाने वाली जो गति है, कोणीय संवेग वस्तु के घुमाने वाली गति की माप है कि वो किस गति से घूम रहा है। तो ये दोनों संकेतों का, एल का और टाउ का, अलग अलग व्याख्या। अब हम आगे देखते हैं, देखेंगे इसमें इस व्यंजक की स्थापना, अर्थात हमारे लिए अब अगला टॉपिक हो जाएगा टाउ इक्वल टू dl अपॉन dt। टाउ इक्वल टू dl अपॉन dt सूत्र का निगमन। इस सूत्र की हम व्युत्पत्ति कैसे होती है, या ऐसा कहें कि इसको हम गणितीय तरीके से इस सूत्र की प्राप्ति देखते हैं कैसे आएगा। सर्वप्रथम सूत्र L इक्वल टू R क्रॉस P। L इक्वल टू R क्रॉस P, इस सूत्र को लेते हैं, इसको ले लेते हैं समीकरण नंबर 1। इस समीकरण का T के सापेक्ष अवकलन करेंगे। जहां पर T क्या है? समय। तब dl अपॉन dt इक्वल टू d अपॉन dt, और इस समीकरण 1 से L का मान रख लेंगे। वह L का मान आ जाएगा R क्रॉस P। इस व्यंजक को आगे हल करते हैं। पहले से इसको इस तरह लेंगे, R dp अपॉन R क्रॉस dp अपॉन dt प्लस P क्रॉस dr अपॉन dt। ये इसका विस्तार रूप आ जाएगा R dp अपॉन dt प्लस P क्रॉस dr अपॉन dt। हम जानते हैं कि अगर सूत्र अवकलन सूत्र के रूप में लिखें तो dr अपॉन dt क्या है? समय के साथ स्थिति में परिवर्तन। तो यह हो जाएगा वेग भी दर्शाएगा, तथा इसको ले लें dp अपॉन dt। इसके बारे में चर्चा किया जा चुका है अभी। यह आ जाएगा संवेग में परिवर्तन की दर, अर्थात उस वस्तु पर आरोपित बल। इन दोनों मानों को यहां पर रखने पर इसको समीकरण नंबर 2 लिए, तब समीकरण 2 से क्या आ जाएगा? इस स्थिति में dl अपॉन dt इक्वल टू R क्रॉस dp अपॉन dt। dp अपॉन dt मतलब ये ले लिए यहां पर f सदिश प्लस p और dr अपॉन dt का मान, dr अपॉन dt का मान v, या R क्रॉस f प्लस p। रेखीय संवेग यहां पर लिख सकते हैं P इक्वल टू m v, द्रव्यमान गुणा वेग। इस मान को यहां पर ले लें तो P के बदले में आ जाएगा m v
ऐसा R क्रॉस F प्लस V क्रॉस M V, R क्रॉस F प्लस M V क्रॉस V, या R क्रॉस F प्लस M, इस पद का मान 0 होगा, V क्रॉस V बराबर 0 यहां पर, तो हमें R क्रॉस F प्राप्त हुआ, इक्वल टू आया dl अपॉन dt। तो dl अपॉन dt इक्वल टू R क्रॉस F, और R क्रॉस F क्या है? तो R क्रॉस F जो है वो बल आघूर्ण का मान अर्थात टाउ का मान है, तो ये मान हो जाएगा R क्रॉस F इक्वल टू टाउ, यहां पे आ गया dl अपॉन dt। ये, या इसको ऐसा लिख लें, टाउ इक्वल टू dl अपॉन dt, टाउ इक्वल टू dl अपॉन dt। क्या निष्कर्ष किस निष्कर्ष पे पहुंच रहे हैं हम इस निष्कर्ष पे पहुंच रहे हैं कि कोणीय संवेग में परिवर्तन की दर बल आघूर्ण के मान के बराबर है। यहां पे हमको जो है इन दोनों राशियों में संबंध बताना था, या ऐसा कहें कि कोणीय संवेग को भौतिक रूप में समझना था। तो कोणीय संवेग क्या है? एक आघूर्ण है। कोणीय संवेग कैसा आघूर्ण है कि कण के रेखीय संवेग का, किसी कण के रेखीय संवेग का घूर्णन अक्ष के परितः आघूर्ण कोणीय संवेग कहलाता है। तो उस कोणीय संवेग में परिवर्तन, उस कोणीय संवेग में जो परिवर्तन होता है वह परिवर्तन जो है बल आघूर्ण के मान के बराबर है, जहां पर बल आघूर्ण जो है उसके घूमने के प्रभाव को दर्शाता है, और कोणीय संवेग L जो है वह दर्शाता है घूमने वाली वस्तु को घुमाने वाली गति की माप। ये राशियां आपस में कैसे संबंधित हैं? तो बल आघूर्ण बराबर dl अपॉन dt, अर्थात बल आघूर्ण का मान जो है कोणीय संवेग में परिवर्तन की दर के बराबर। इसके लिए सूत्र L इक्वल टू R क्रॉस P, यानी कोणीय संवेग के सूत्र से देखें हम तो L इक्वल टू R क्रॉस P वाले सूत्र में इसका समय के साथ अवकलन किए तो dl अपॉन dt इक्वल टू d अपॉन dt R क्रॉस P। इसको सॉल्व कर लिए, R dp अपॉन dt प्लस p dr अपॉन dt। यहाँ पर संवेग, रेखीय संवेग में परिवर्तन की दर, रेखीय संवेग में परिवर्तन की दर अर्थात आरोपित बल F हो गया p इंटू dr अपॉन dt यानी कि स्थिति में परिवर्तन बराबर ही आ गया वेग v। अब r क्रॉस F प्लस p संवेग बराबर आ गया m इंटू v क्रॉस v, r क्रॉस F प्लस m v क्रॉस v बराबर यहाँ पर शून्य, तो ये पूरा पद शून्य हो जाएगा, अतः बचेगा dl अपॉन dt इक्वल टू r क्रॉस F, और r क्रॉस F बराबर होता है टाउ, तो यहाँ पर रख लिए dl अपॉन dt इक्वल टू टाउ। ठीक है, यह था इस व्यंजक का मान, या ऐसा कहें इसकी स्थापना। आगे हम देखेंगे इसका ज्यामितीय अर्थ।
कोणीय संवेग का ज्यामितीय अर्थ। मान लो कोई कण x y तल में किसी अक्ष, यहां पे अक्ष ले लेते हैं z अक्ष, z अक्ष के परतः घूम रहा है, किसी बिंदु P पर है वह, इसका स्थिति सदिश है r। पहले हम अक्ष को परिभाषित कर लेते हैं। यहां पर ये इसको ले लेते हैं z अक्ष, इसको ले लिए y अक्ष और ये x अक्ष y z। क्या बोला गया है? कण x और y अक्ष के तल में घूम रहा है, किस अक्ष की परतः? z के परितः। इसमें उस कण की स्थिति देते हैं, कहां पर है कण? तो ये बिंदु O है, तो बिंदु O से इसकी स्थिति ले लेते हैं। ये यहां पर कौन है? यह बिंदु P पर, इस बिंदु P पर कण है। इस कण की इसके सापेक्ष स्थिति क्या है? O से, तो O से इसकी स्थिति लेते हैं स्थिति सदिश R। अब माना कि यह कण घूमते हुए डेल्टा t समय में बिंदु P से बिंदु Q पर पहुंच गया। XY तल में Z अक्ष के परतः घूमते हुए कहां पर पहुंचा? P से Q पर। कितने समय पर? डेल्टा t, जिससे Q की स्थिति जो है O से Q के लिए स्थिति सदिश R प्लस डेल्टा R है इसका। ऐसी स्थिति में ये जो PQ है, इस PQ का मान ये कितना होगा, इसको हम पहले देखते हैं। तब क्या यहां पर बताया गया कि OP के लिए जो है उसको हम दर्शाएं स्थिति सदिश R से। OQ को ये इसका हो गया R प्लस डेल R। ये जिसमें कि प्रारंभ में बिंदु P पर थी वस्तु, उस पिन पर कोई स्थान P है, वहां पर कण है, उस कण के लिए स्थिति सदिश लिए हम, वह था R। t समय में गति करते हुए Q पर पहुंचा, उसकी स्थिति हो गई R प्लस डेल R, डेल्टा R। तब ऐसी स्थिति में PQ बराबर हो जाएगा, इन दोनों का अंतर ले लेते हैं, मतलब ये आ जाएगा R प्लस डेल्टा R माइनस R बराबर प्राप्त हो जाएगा हमको डेल्टा R। किसका मान? PQ का मान। इसका मान प्राप्त हुआ। इसका मान कितना प्राप्त हुआ? इसका मान प्राप्त हुआ ये। अब आगे PQ के समांतर O से एक बिंदु लेते हैं R, और O और R को मिला दिए, तथा इधर R को बिंदु Q से मिलाते हैं।
ये आर क्यू। तो यहां पर हम देख रहे हैं कि ये पी क्यू के मान के बराबर यह है और ओ पी क्यू आर एक समांतर चतुर्भुज हो गया, जिसमें यदि हम बात करें भुजा ओपी के बारे में तो ओपी का मान है आर सदिश। पी क्यू की चर्चा लें तो पी क्यू का मान है डेल्टा आर। पी क्यू के समांतर ये ओ आर है, अर्थात इसका मान ये हो जाएगा, और ओपी के समांतर पर आर क्यू है। यहां पर सदिशों के सदिश गुणनफल के ज्यामितीय अर्थ, सदिशों के सदिश गुणनफल के ज्यामितीय अर्थ से, ये मतलब क्या है सदिशों के सदिश गुणनफल का ज्यामितीय अर्थ? तो दो सदिशों के सदिश गुणनफल का परिमाण दोनों सदिशों से निर्मित समांतर चतुर्भुज के क्षेत्रफल के बराबर होता है। ये इसका ज्यामितीय अर्थ है। क्या बोला गया कि दो सदिशों के सदिश गुणनफल का परिमाण उन सदिशों से निर्मित समांतर चतुर्भुज के क्षेत्रफल के बराबर होता है। उस अर्थ को यहां पर भी लेते हैं तो चतुर्भुज ओ पी क्यू आर, ओ पी क्यू आर अर्थात ओ पी क्यू आर किसका? चतुर्भुज ओ पी क्यू आर का क्षेत्रफल तो यहां पर चतुर्भुज ओ पी क्यू आर का क्षेत्रफल, अब ये क्षेत्रफल उसी अर्थ में सदिश आर और सदिश डेल्टा आर के लिए लेंगे तो इसका मान आएगा ओ पी क्यू आर का क्षेत्रफल बराबर आर सदिश आर गुणा सदिश डेल्टा आर के सदिश गुणन का परिमाण तथा त्रिभुज ओ पी क्यू अर्थात इस भाग की बात करते हैं, ओ पी क्यू इसका क्षेत्रफल यहां पर हम लिख लेंगे ये क्षेत्रफल चतुर्भुज ओ पी क्यू आर का, फिर उसके बाद त्रिभुज ओ पी क्यू का क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा 1/2 दोनों सदिशों अर्थात सदिश आर और डेल्टा आर के सदिश गुणनफल का परिमाण का आधा, या ऐसा कहें 1/2 और दोनों सदिशों के सदिश गुणनफल का परिमाण। ये जो त्रिभुज का क्षेत्रफल है अर्थात ओ पी क्यू का जो क्षेत्रफल है यह डेल्टा टी समय में तय किए गए क्षेत्रफल के बराबर। ये क्षेत्रफल क्या है? यह क्षेत्रफल, इस क्षेत्रफल का मतलब है कि यहां पर जो कण था वह डेल्टा टी समय में कितना क्षेत्रफल तय किया उस क्षेत्रफल के बराबर है इसका मान। यदि हम उस क्षेत्रफल को डेल्टा ए से दर्शाएं, उस क्षेत्रफल को ए से दर्शाएं, तब ए बराबर क्या हो जाएगा? इस क्षेत्रफल का मान बराबर, तो इस क्षेत्रफल का मान बराबर इस त्रिभुज का क्षेत्रफल अर्थात ए का मान 1/2 इंटू आर इंटू क्रॉस डेल्टा आर, ये हो गया।
अब इसमें आगे देखते हैं दो स्थितियां कि ये जो यहां पर P पर जो कण था वो Q पर जब पहुंचा अर्थात गति किया तो उस समय उसका जो वेग था यदि P पर वेग कितना है v, तब वेग v है, तब v बराबर क्या हो जाएगा, तब v बराबर हो जाएगा सूत्र डेल्टा r अपॉन डेल्टा t, या डेल्टा r इक्वल टू v इंटू डेल्टा t। इसको हम ले लेते हैं ये a का मान a इक्वल टू 1/2 r क्रॉस डेल्टा r, इसको समीकरण नंबर 1 ले लेते हैं और इसको ले लेते हैं समीकरण 2। एक स्थिति है, साथ ही साथ संवेग तथा संवेग P बराबर क्या होता है, तो संवेग बराबर हो जाता है P इक्वल टू m इंटू वी, अर्थात द्रव्यमान गुना वेग। तो इसको ले लेंगे P इक्वल टू m v। इस सूत्र से v का मान निकालें तो v इक्वल टू आ जाएगा P अपॉन m। इसको ले लें समीकरण नंबर 3, समीकरण 2, समीकरण 3, समीकरण 1। अब आगे देखेंगे समीकरण 1, 2, 3 से, समीकरण 1, 2, 3 से क्या अर्थ, तो समीकरण 1 जो है इस भाग का क्षेत्रफल निकाले थे, वह क्षेत्रफल था डेल्टा A इक्वल टू वन अपॉन टू r क्रॉस डेल्टा r। इसमें समीकरण 2 से डेल्टा r का मान रखेंगे 1/2 r क्रॉस डेल्टा r इक्वल टू v इंटू डेल्टा t, या 1/2 r क्रॉस v का मान समीकरण नंबर 3 से। अभी हमें यहां पर डेल्टा r का मान समीकरण 2 से रखे, यह है समीकरण 1, इस समीकरण में r का मान रखे, डेल्टा r का मान रखे समीकरण 2 से। अब आगे v का मान रखेंगे समीकरण 3 से, तो यह आ जाएगा 1/2 r क्रॉस v का मान p अपॉन m इंटू डेल्टा t। हमको मान प्राप्त हुआ 1/2 r क्रॉस p अपॉन m इंटू डेल्टा t, या 1/2 सदिश r क्रॉस सदिश p, और इसमें डेल्टा t और m को थोड़ा इसको बाहर निकाल लेंगे, दिया जाएगा डेल्टा t अपॉन m। जैसा कि पहले बताया गया था कि r और p रेखीय संवेग, और ये जो है मूल बिंदु से O से जो दूरी है इनका सदिश गुणन, तो इसका मान हो जाएगा r क्रॉस p अर्थात कोणीय संवेग। तो ये हो गया 1/2 इंटू L इंटू डेल्टा t अपॉन m इक्वल टू क्या प्राप्त हुआ, इक्वल टू प्राप्त हुआ डेल्टा A। यह है कोणीय संवेग। ऐसा
आगे सॉल्व करते हैं इसको। डेल्टा ए इक्वल टू एल डेल्टा टी अपॉन 2m, या 2m डेल्टा ए अपॉन डेल्टा टी इक्वल टू एल, या ऐसा लिख लें एल इक्वल टू 2m इंटू डेल्टा ए अपॉन डेल्टा टी। अर्थात L इक्वल टू हमको प्राप्त हुआ 2 गुणा द्रव्यमान गुणा क्षेत्रीय वेग। यहां पर क्षेत्रीय वेग शब्द लिखा हूं, ये क्या है? ये है, यह क्या है? डेल्टा ए अपॉन डेल्टा टी स्थिति सदिश r द्वारा तय किए गए क्षेत्रफल की दर। स्थिति सदिश r इसके द्वारा तय किए गए क्षेत्रफल की दर, जिसे क्या कहा गया है? कहा गया है क्षेत्रीय वेग। अर्थात यहां पर लिख सकते हैं, जहां क्षेत्रीय वेग का अर्थ है डेल्टा ए अपॉन डेल्टा टी। अर्थात हमको प्राप्त हुआ L इक्वल टू 2 गुणा द्रव्यमान गुणा क्षेत्रीय वेग। मतलब यह कि कोणीय संवेग बराबर 2 गुणा द्रव्यमान गुणा क्षेत्रीय वेग। यह है कोणीय संवेग का ज्यामितीय अर्थ। अर्थात इसको हम इस रूप में समझिए। ठीक है, धन्यवाद।